भौतिक विज्ञान की कक्षा 12 की क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम का एक फार्मूला होता है फ्लक्स इक्वल टू इंटीग्रेटेड सरफेस E डॉट ds इक्वल टू q अपॉन एप्सिलॉन। इसी थ्योरम की हम उत्पत्ति आज करेंगे। सर्वप्रथम एक काम करते हैं, फिगर को देखते हैं। एक फिगर बनाया गया है जिसमें कहा गया है कि दो चीजें हमारे पास है, एक आउटर डायर, एक इनर आउटर सर्किल। इन दोनों में जो आउटर है उसे कहते हैं क्लोज सरफेस, जो इनर है उसे कहते हैं क्लोज सरफेस के द्वारा कवर किया हुआ एक और सरफेस। जो हमारा ये इनर सर्किल है, ये चार्ज बॉडी होती है जो Q आवेश से प्रदर्शित किया गया है। यह जो Q आवेश है, यह केंद्र से जो क्लोज सरफेस का बीच की जो दूरी है, रेडियस है, वो r है। चूंकि ये सर्किल है इसलिए प्रत्येक स्थान पर इसकी दूरी r ही रहेगी। आइए हम सब देखते हैं इसमें ये कैसे होता है, कैसे सॉल्व किया जाएगा इसको। सबसे पहले इलेक्ट्रिक फ्लक्स का एक फॉर्मूला होता है पाई इक्वल टू E डॉट ds। E जो होता है आपका, वो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड और क्लोज सरफेस पे लिया गया एक अल्पांश क्षेत्रफल के वेक्टर के डॉट वेक्टर प्रोडक्ट के बराबर होता है। जहां पे गौर करने वाली बात यह है कि आखिर इस तरह का सिंबल क्यों बनाया गया। इसमें हम देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू होता है, हमने सबसे पहले लिया इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट जो क्षेत्रफल पास उसका डॉट किया गया। चूंकि पूरे के पूरे सरफेस पर हमको बात करनी है इसलिए इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा टोटल का। चूंकि ये सरफेस है इसलिए हमने क्या किया, इसको S से डिनोट कर दिया। और ये सरफेस भी क्लोज सरफेस है इसलिए हमने यहाँ पे एक सिंबल क्लोज का लगा दिया। अतः यह हमारे पास जो बन गया कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल टू क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट ds। स्टडी करते हैं। थोड़ा ध्यान देने वाली चीज है कि इस फिगर में कि सेंटर से एक पॉइंट हमने लिया क्लोज सरफेस पे, पॉइंट A। चूंकि एक सर्किल है इसलिए इसकी बीच की दूरी सेंटर O से हमेशा क्या होगी, R ही रहेगी रेडियस। वहां पर हमने इसकी स्टडी जब की तो उसमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड हमने देखा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड पे लग रहा है उसको E से हमने डिनोट किया। चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और इस अल्पांश में जो डायरेक्शन होगा वो एक ही होगा क्षेत्रफल का, इसलिए ds को भी हमने इसी दिशा में डिनोट किया। चूंकि ये सर्किल के किसी भी सरफेस पे आप अगर कोई भी पॉइंट लेंगे उसके सेंटर से दूरी r होगी और उस पे जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो E ही से डिनोट किया जाएगा। लेकिन एक यहाँ पे देखने वाली चीज है कि यहाँ पे डायरेक्शन चेंज होते जा रहे हैं और वेक्टर जो चीजें आती हैं उसको डायरेक्शन का सबसे बड़ा अहम रोल होता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि बिंदु A पे E1 हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड और बिंदु B पे इलेक्ट्रिक फील्ड E2 हो गया। ऐसे जितने भी हम लेंगे पॉइंट उस पे क्या होगा, सबका डायरेक्शन चेंज होता रहेगा और उसमें E का मान तो बराबर रहेगा लेकिन डायरेक्शन की वजह की नंबरिंग अलग अलग आती है। अब हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक जो होता है किसी भी पॉइंट पे वो बराबर ही रहेगा, यानी कि E1 इक्वल टू E2 इक्वल टू जितने भी आते रहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड सब क्या होंगे, बराबर होंगे। सिर्फ क्या होगा, डायरेक्शन इसका चेंज होगा। तो इस पे स्टडी करते हैं। इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक जो होता है E की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q अपॉन r स्क्वायर। हमने जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला था इलेक्ट्रिक फ्लक्स का था E के रिस्पेक्ट में E डॉट ds का इंटीग्रेशन ड्यू टू क्लोज सरफेस इक्वल टू q अपॉन एप्सिलॉन। ये इसलिए हमने लिखा क्योंकि गॉस जो है, गॉस नियम ये कहता है कि कोई भी क्लोज सरफेस इनर आवेश के, कोई भी अगर क्लोज सरफेस हो जो इनर आवेश का इनक्लोज करके जो रखता है उसका जो एक फॉर्मूला बनकर के आता है उसके लिए फ्लक्स का, वो होता है कि जो आवेश
बटे एप्सिलॉन 0 का रेशियो। इसी थ्योरम को हमें प्रूव करना है। आगे देखते हैं E = 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन R स्क्वायर। इक्वेशन हमने इसको 2 दे दिया। स्टडी करते हैं हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करते हैं तो हमारे पास जो फॉर्मूला निकल करके आता है कुछ इस तरह से निकल करके आता है E डॉट ds का वेक्टर डॉट इंटीग्रेशन ऑफ बोथ ड्यू टू कोर सरफेस। उसके बाद में क्या किया है, चूंकि हमारा ये वेक्टर क्वांटिटी है, अगर इसको हम इसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं, अगर मैग्नीट्यूड की बात करते हैं तो ये होता है कि इन दोनों के E और ds का गुणा तथा इन दोनों के बीच का जो एक कोण होता है उसके cos के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है। तो जो हमारा देखेंगे यहाँ पे E का डायरेक्शन और S का ds का डायरेक्शन दोनों का सेम है। हमने लिखा E ds cos थीटा। E एंड ds की दिशा समान है, अतः इन दोनों के जो बीच की जो एंगल बन रहा है थीटा का मान क्या होगा, 0 होगा। हाँ, अगर दिशाएं जब बदलती रहती हैं दोनों की तो कोई ना कोई एंगल काम करता है, लेकिन चूंकि दोनों की दिशा एक है इसलिए जो इसका मान है वो कितना है, 0 है। तो थीटा इक्वल टू 0 की वैल्यू रखा है, हमने इसी इक्वेशन में रखा तो हमारे पास cos थीटा यानी कि cos 0 और जो cos 0 का मान है 1 होता है। अगर किसी भी चीज में एक गुणा की जाए तो संख्या वही हमें प्राप्त होती है। तो हमारे पास जो बनेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लक्स जो मिलेगा हमें वो मिलेगा E ds, चूंकि अभी डॉट हट जाएगा इसमें से क्योंकि तो हमने cos से मल्टीप्लाई कर दिया, इसका मैग्नीट्यूड निकाला है। इंटीग्रेट बोथ इंटीग्रेशन ऑफ ड्यू टू क्लोज सरफेस E ds। अब हम क्या करेंगे, E जो है पूरे सरफेस पे स्टडी करें अगर तो E A पे भी, B पे भी, C पे भी, D जितने भी पूरे सरफेस का जितने भी पॉइंट लेंगे सब पे इसका मान क्या होगा, एक कांस्टेंट वैल्यू पे फिक्स वैल्यू होगी, ये बदल नहीं सकता है। इसे जब ये बदलेगा नहीं, अगर सरफेस चेंज होगा तब ये बदलेगा, अगर सेम सरफेस है तो ये कभी भी नहीं बदलेगा। अतः E का मान कांस्टेंट है, कांस्टेंट चीज का हम इंटीग्रेशन नहीं करते हैं, ये मैथमेटिकल कंडीशन कहता है। तो हमने क्या किया, इसमें E को हमने इंटीग्रेशन से बाहर ले लिया, तो जो हमारा पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल टू E आ गया बाहर इंटीग्रेशन ऑफ ds। चूंकि ds क्या है, प्रत्येक आउटर सरफेस की छोटे छोटे क्षेत्रफल है, इन सभी को अगर मिला दें तो क्या होगा, अगर ds को पूरे पॉइंटों को मिला दें यानी कि ये पूरा जो सरफेस है ये पूरा सरफेस बन जाएगा, जिसका जो एरिया होता है वो 4 पाई r स्क्वायर के बराबर होता है। ये आप उसमें आप पढ़ेंगे, मेंसुरेशन के उसमें भी पढ़ लेंगे, मैथ के कंडीशन आप फॉर्मूले को पढ़े होंगे कि जितने भी जो त्रिज्या होती है वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो 4 पाई r स्क्वायर के बराबर होता है। अतः जब ds का हमने टोटल ds का इंक्लूजन कर दिया, अगर ds इक्वल टू हो जाएगा 4 पाई r स्क्वायर, क्योंकि ds बराबर हो जाएगा हमारे पास ds1 प्लस ds2 प्लस ds3, जितने भी सरफेस पर जितने भी अल्पांश क्षेत्रफल सबका योग ds होगा और सबका योग होगा 4 पाई r स्क्वायर के बराबर होगा। तो समीकरण नंबर हमारे पास जो है 2 और इसका ds बराबर 4 पाई स्क्वायर का मान हमने उठा करके जब इसमें रखा तो हमारे पास मिला 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। चूंकि जो फॉर्मूला हमारा बन करके आएगा कुछ इस तरह से बन करके आता 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इनटू q अपॉन r स्क्वायर 4 पाई r स्क्वायर। क्योंकि टोटल कांस्टेंट वैल्यू इसका भी इंटीग्रेशन होगा इसलिए ये भी वैल्यू बाहर आती है, मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा 5 = 4 पाई एप्सिलॉन 0 q अपॉन r स्क्वायर इनटू 4 पाई r स्क्वायर। इस पूरे से 4 पाई r स्क्वायर कट गया, हमारे पास बचेगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल टू बचेगा q अपॉन एप्सिलॉन 0 जो इक्वेशन नंबर 4 है। इक्वेशन नंबर 4 की अगर हम तुलना इससे करें तो आप देखेंगे कि दोनों के लेफ्ट हैंड क्या है, बराबर है। तो अगर लेफ्ट हैंड किसी के बराबर होते हैं तो ऑब्जेक्ट जाहिर सी बात है कि उसका राइट हैंड भी बराबर होगा। इसलिए फाई जो हमारे पास बना है, ये सारी जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो हमने निकाला है उसकी जो वैल्यू निकल करके आएगी E डॉट ds इंटीग्रेशन ऑफ बोथ ड्यू टू क्लोज सरफेस यहाँ से, और जो हमारा इक्वेशन ऑफ 4 है इसका q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 ये आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। यही हमारी गॉस थ्योरम है। भौतिक विज्ञान की कक्षा को लेकर के पुनः आपके सामने प्रस्तुत हैं।
नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरमीडिएट कॉलेज टीकर में अनवरत ऑनलाइन क्लासेस चलती आ रही हैं। उसी के क्रम में आज कक्षा 12 के भौतिक विज्ञान के एक नए टॉपिक को लेकर के मैं आपके सामने आया हूँ। सभी छात्रों का स्वागत है, ध्यान दीजिएगा। बोर्ड परीक्षा में अक्सर चीज़ों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस वीडियो के माध्यम से हम जो बोर्ड परीक्षा में आने वाले क्वेश्चन हैं उन्हीं को टच करेंगे। समय कम है, सिलेबस ज़्यादा है। आज का हमारे पास टॉपिक है धारिता। धारिता को पढ़ने के लिए थोड़ा सा आवेश और विभव के संबंध के बारे में भी हम जान लें। किसी चालक को अगर हम आवेश देते हैं, आवेश देने की अगर प्रक्रिया हमारी निरंतर रहती है तो उसी आवेश के निरंतर प्रक्रिया के अनुपात में ही उसमें विभव, उसके विभव में भी वृद्धि अनवरत होती रहती है। इन शब्दों के अनुसार हम कह सकते हैं कि जो अगर हम आवेश को बढ़ाते हैं तो विभव भी बढ़ता चला जाएगा। अर्थात Q जो है, आवेश को हम Q से विभव को V से अगर प्रदर्शित करते हैं तो Q प्रोपोर्शनल टू V, आवेश जो है विभव यानी कि वृद्धि के अनुपात के बराबर है। Q प्रोपोर्शनल टू V है। चूंकि हमारे उसमें भौतिक विज्ञान में समानुपात एक ऐसा चिन्ह है जिसका हम अक्सर प्रयोग करते हैं, लेकिन मैथमेटिकल कंडीशन में इसका बहुत अहम रोल नहीं है। मैथमेटिकल कंडीशन में अगर हम आते हैं तो ज़्यादातर भौतिक बराबर के चिन्हों का ज़्यादा प्रयोग होता है, बराबर, गुणा, भाग, जोड़, घटाने के। तो फिजिक्स मैथ दोनों कंबाइंड हैं, दोनों एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। उसी के फॉर्मूले को कहें या फिर उसके नियम फॉलो करते हुए हम प्रोपोर्शनल की जगह पर अगर बराबर का चिन्ह लगाते हैं तो भौतिक विज्ञान में किसी एक नियतांक गुणा करते हैं, एक ऐसे नियतांक गुणा करते हैं जिसके मान से बहुत ज़्यादा अंतर ना आए, उनकी वैल्यू में कोई बहुत ज़्यादा परिवर्तन ना आए। हमने यहाँ पे C लिया, Q बराबर CV हो जाएगा। C जो है चालक की धारिता कहलाती है, ये एक कांस्टेंट वैल्यू है। अगर हम यहाँ से C बराबर देखें, C को एक साइड में लेकर के जाएं और Q को एक दूसरे पक्ष में जाए तो C बराबर हो जाएगा Q/V, यानी कि चालक की जो धारिता है वो आवेश और विभव के अनुपात के बराबर होती है। किसी भी चालक की जो धारिता है, धारिता के लिए हम कह सकते हैं किसी चालक की धारिता उसमें प्रवाहित होने वाले आवेश तथा उसमें होने वाली विभव की वृद्धि के अनुपात के बराबर होता है, जैसा कि फॉर्मूले के माध्यम से देखा जाता है। अगर आपने फॉर्मूला याद कर लिया तो परिभाषाएं अपने आप ही बन जाती हैं। इससे हो जाएगा कि चालक की धारिता आवेश और विभव की वृद्धि के अनुपात के बराबर है। इसका जो मात्रक होता है, धारिता का मात्रक कूलॉम, आवेश का मात्रक होगा कूलॉम, विभव का मात्रक, हमने यहाँ विभव लिखा, विभव को हम लिख सकते हैं इसमें वोल्ट। विभव का जो मात्रक होता है वो वोल्ट होता है, वोल्ट। कूलॉम हो गया, V से विभव हो गया, विभव को हमने जो विभव का मात्रक है वो हो जाएगा वोल्ट। इसके माध्यम से हमने एक मात्रक है कूलॉम प्रति वोल्ट, जो क्या है चालक की धारिता, इसे फैराड भी कहते हैं। इसके माध्यम से अगर हम बीमा निकालते हैं, बीमा निकालने के लिए मात्रक की सबसे आवश्यकता होती है। हमने लिया कूलॉम वोल्ट, कूलॉम हमने कूलॉम लिखा, वोल्ट को हम लिख सकते हैं जूल प्रति कूलॉम। कूलॉम जो है बटे में है, बटे के नीचे जो बटे होता है वो ऊपर अंश में जाकर के उसकी गुणा हो जाती है। तो अगर कूलॉम बटे जूल करें तो ये जो नीचे वाला कूलॉम है वो ऊपर आकर के इस कूलॉम से गुणा हो जाएगा, ये कूलॉम स्क्वायर बटे जूल हो जाएगा। ऐसे ही जब आगे बढ़ेंगे और तो कूलॉम को एम्पियर सेकंड से भी प्रदर्शित किया जाता है। जब अगर देखें कूलॉम की जगह एम्पियर सेकंड में रखा, होल स्क्वायर हो गया, जूल को हम न्यूटन मीटर से डिनोट कर सकते हैं। जैसे जैसे कि जो हमारे मात्रक है उनके अगर आप डीप में आते जाएंगे, डीप कहें या कहें तो सरल रूप की तरफ और ले जाएंगे तो आप देखेंगे कि मात्रकों के भी मात्रक निकलते चले जाते हैं। उसी का उदाहरण एक तरह से यही है कि कूलॉम का मात्रक हो गया
फिर से कूलाम प्रस्तुत करते हैं, एम्पियर सेकंड से करते हैं, जूल को न्यूटन मीटर से प्रस्तुत करते हैं। हमने कूलाम की जगह पे एम्पियर सेकंड रख दिया, जूल के ऊपर न्यूटन मीटर दिया, क्योंकि कूलाम स्क्वायर था, एम्पियर और सेकंड का होल स्क्वायर यहाँ हो गया। अलग अलग करेंगे तो एम्पियर स्क्वायर उड़ा गया सेकंड स्क्वायर, बट अब न्यूटन है, न्यूटन को किलोमीटर पर सेकंड स्क्वायर भी कह सकते हैं। बल है, फोर्स है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, गुणा मीटर है, मीटर पहले से ही था, जैसे यहाँ पर दिख रहा मीटर पहले से ही है। यहाँ एक फिर से कंडीशन आ गया, इस बटे के नीचे भी एक बटे सेकंड स्क्वायर है, ये जब ऊपर चला जाएगा तो एम्पियर का स्क्वायर गुणा सेकंड का पावर 4 बटे किलोग्राम मीटर स्क्वायर। आप तब देखेंगे कि चूंकि हमारा जो बीमा होती है वो MLTA इस फॉर्मूले पे बेस होती है, इसमें कोई भी बटे का सिंबल नहीं होता, कोई भाग वाली विधि नहीं होती है, सब जुड़े में होते हैं। तो इस पद्धति को फॉलो करेंगे बीमा निकालने के लिए, तो इस चीज को पहले हम गुणन के रूप में लेकर के आएंगे, भाग का जो चिन्ह है इसको हम खत्म करेंगे, उसके लिए हो जाएगा हमारे पास किलोग्राम को जब ऊपर ले जाएंगे तो भाग हो जाएगा 1, किलोग्राम की पावर 1, मीटर की घात 2 है, तो जाहिर सी बात है ऊपर जाएगा तो मीटर की घात 2, सेकंड हमारे पास यही है क्योंकि अंश के ऊपर है, अपने स्थिति को बरकरार रखे हुआ है, तो सेकंड की घात 4, एम्पियर की घात 2, क्योंकि वे स्थिति पे बरकरार है। किलोग्राम जो प्रस्तुत करता है मास, द्रव्यमान को प्रस्तुत करता है। द्रव्यमान का पहला अक्षर जो होता है इंग्लिश में कहते हैं मास, उसका m हमने ले लिया की पावर -1। मीटर लेंथ को शो करता है, इसका पहला अक्षर हो गया लेंथ, l ले लिया हमने। सेकंड टाइम को रिप्रेजेंट करता है, टाइम का हमने t ले लिया। एम्पियर का a ले लिया। हमारे पास हो गया m पावर -1, l पावर -2, t पावर 4, t पावर 2। ये हमारा निकला है इसके मात्रक के अनुसार, जो हमारा धारिता है उसके मात्रक से हमने l पावर -1, t पावर -2, सॉरी l की पावर -2, t की पावर 4, a की पावर 2 जो हमने निकाला है, यही क्या है, धारिता की बीमा है। क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि धारिता की बीमा क्या है, 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, उनमें से कोई एक ऑप्शन इसमें भी वैरी करता रहेगा, आपका सही होगा। भौतिक विज्ञान के क्लास में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 12 का विषय टॉपिक पढ़ेंगे। जो हमारे पास आपका विषय टॉपिक है वह है समविभव पृष्ठ। समविभव, जैसा कि नाम से ही ज्ञात हो रहा है कि समविभव ऐसा पृष्ठ जहाँ पे एक समान विभव हो उसे समविभव कहते हैं। यहाँ पर हमने समविभव के कुछ 3 पॉइंट देखे हैं, लिखे हैं इसमें। इन 3 पॉइंट पे डिस्कस करके समविभव को हम आज समझेंगे। क्या है इसमें, जैसा कि चित्र है, चित्र आपको दिख रहा है, एक पृष्ठ हमारे पास है, हमने एक पृष्ठ बनाया है। एक पृष्ठ है जिसपे एक बिंदु है जो क्या है, +q आवेश से आवेशित है। इस बिंदु से हमने समान बल रेखाएं चारों तरफ निकाली हैं जिनकी दूरी आपस में बराबर है। तो इन्हीं के आधार पर समविभव पृष्ठ का जो परिभाषा बनकर के आता है वो आता है वह पृष्ठ जिस पर स्थित सभी बिंदुओं पर विभव बराबर हो। अगर किसी भी बिंदु पर विभव बराबर नहीं होता है तो समविभव पृष्ठ नहीं कहलाएगा। समविभव पृष्ठ कहलाने के लिए सबसे पहला और अत्यंत महत्वपूर्ण जो कंडीशन है, नियम है, वह यह है कि प्रत्येक विभव जो है, प्रत्येक पृष्ठ पे, पूरे पृष्ठ पे विभव क्या हो, समान है। उसके बाद दूसरा पॉइंट बनकर के आता है कि इन 2 बिंदुओं का भी विभवांतर शून्य होता है। जाहिर सी बात है कि अगर प्रत्येक पृष्ठ पर प्रत्येक विभव अगर समान होंगे तो जाहिर सी बात है जो विभवांतर होगा, विभवांतर दो बिंदुओं के बीच का जो अंतर होगा, विभव का अंतर विभवांतर कहते हैं। अगर इसको हम निकालेंगे तो समझ लीजिए बिंदु A पर जो विभव होगा वही बिंदु B पर विभव होगा। सूत्र हो जाएगा हमारे पास V बराबर V1 माइनस V2। V1 की वैल्यू V2 की वैल्यू अगर बराबर है तो मान लीजिए अगर V1 की वैल्यू 2 है, V2 क्या होगा, 2 होगा बराबर
शून्य, यानी कि सदैव समविभव पृष्ठ में सदैव जो विभवांतर होता है वह शून्य होता है। ये एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन टाइप के बोर्ड परीक्षाओं में पूछा जाता है कि समविभव पृष्ठ पर विभवांतर का मान कितना होगा। तीसरा पॉइंट जो हमारे पास बन करके आता है, किसी आवेश को समविभव पृष्ठ के एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने में कोई कार्य नहीं करना पड़ता है। यह कंडीशन तभी संभव है जब आवेश को वैद्युत क्षेत्र के लंबवत ले जाया जाए। अगर वैद्युत क्षेत्र के लंबवत आप इसको लेकर के जाएंगे तो आपको इस पर कोई भी कार्य नहीं करना पड़ेगा, तो हर पूरे पृष्ठ पर समान है। ये आपका टॉपिक जो है, इससे 1 नंबर का क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में बनता है। टॉपिक बहुत छोटा है लेकिन 1 नंबर बहुत ही बोर्ड परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। इसको ध्यान से देखिएगा, इनमें बस क्वेश्चन जो बनता है वो इस पॉइंट से बन सकता है कि दो बिंदुओं के बीच विभवांतर शून्य होता है। यानी कि अगर क्वेश्चन बनता है, फिर से रिपीट करते हैं कि समविभव पृष्ठ पर किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर कितना होगा, तो आपका उत्तर होगा 0, शून्य आपका इसका उत्तर कहलाएगा।